हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीट्यूब लाइब्रेरी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की एक सीरीज़ चल रही है और पिछली वीडियो में हमने टॉपिक द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल इसको कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। तो क्वेश्चन था कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट में बाय एवेरी, मैक्लियोड एंड McLeod वॉज। तो ऑब्जर्वेशन उनकी थी कि सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर को प्रोवाइड करता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ओनली डीएनए प्रोवाइड्स द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है द डीएनए। सो व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग पॉलीमर है। इसका मतलब है कि जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं, तो उसे हम डीएनए कहते हैं। एक डीएनए में कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उससे पता लगता है कि डीएनए की लेंथ क्या है। एक न्यूक्लियोटाइड के पेयर को हम बेस पेयर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें तो उसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा है उसके पास 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड के पेयर को कहते हैं। उसी तरीके से ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसके पास 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। वहीं एक ह्यूमन डीएनए के हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली डीएनए एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो इसी से ही हम पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करें तो वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स 2 तरह के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। वहीं पिरिमिडीन्स 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। आरएनए और डीएनए के केस में साइटोसिन कॉमन होता है, बट अगर हम थाइमीन की बात करें तो ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। वहीं यूरेसिल थाइमीन की जगह लेता है आरएनए में। आरएनए में थाइमीन नहीं होता, थाइमीन के बदले आरएनए में यूरेसिल होता है। एक नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के OH के साथ लिंक्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिटेड लिंकेज और फॉर्म करता है एक न्यूक्लियोसाइड को। इससे ये क्लियर हो जाता है कि नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तब जाकर वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। नाइट्रोजिनस जैसे कि हमने पढ़ा बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो अगर पेंटोज शुगर के कार्बन के साथ एडेनिन जुड़ जाए जो कि एक प्यूरिन का पार्ट है तो वो फॉर्म करेगा एडिनोसिन को। एडिनोसिन को फॉर्म करेगा इन केस ऑफ आरएनए, और अगर हम डीएनए की बात करें तो वो फॉर्म करेगा डीऑक्सी एडिनोसिन को। सिमिलरली अगर ग्वानिन पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा तो वो फॉर्म करेगा डीऑक्सी ग्वानोसिन इन केस ऑफ डीएनए एंड ग्वानोसिन इन केस ऑफ आरएनए। वहीं अगर जुड़ता है साइटोसिन के साथ जो कि पिरिमिडीन का पार्ट है तो वो फॉर्म करेगा साइटिडीन को, और डीएनए के केस में फॉर्म करेगा डीऑक्सीसाइटिडीन को। अगर पेंटोज शुगर यूरेसिल के साथ अटैच होती है तो वो फॉर्म करेगी यूरिडीन को। अब यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है तो इसीलिए डीएनए में वो फॉर्म करेगी डीऑक्सीथाइमिडीन को। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल के बदले डीएनए में थाइमीन होता है तो वो फॉर्म करेंगे डीऑक्सीथाइमिडीन को। के बाद जो पेंटोज शुगर है उसका जो 5th कार्बन होगा उसके OH के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा और फॉर्म करेगा न्यूक्लियोटाइड को। अब जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की हेल्प से पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा। ये तो फॉर्मेशन हुई एक न्यूक्लियोटाइड की। उसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, पर अब बात आती है कि वो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे। पहले न्यूक्लियोटाइड की जो 3rd कार्बन होगा वो जुड़ेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ। इसी तरीके से वो फॉर्म करेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड का। इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़ेंगे और फॉर्म करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। इसके बाद जो पॉलीमर बनेगा उसका जो एक एंड है वो 5th कार्बन के साथ फ्री होगा, मतलब कि उसकी फ्री फॉस्फेट मोटेटी होगी एट 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर। 5 प्राइम एंड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5 प्राइम एंड कहेंगे।
सिमिलरली जो दूसरा एंड होगा पॉलीमर का, उसके पास 3 कार्बन एटम पे OH ग्रुप फ्री होंगे। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 3 प्राइम एंड कहेंगे। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो बैकबोन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो होता है शुगर और फॉस्फेट्स, मतलब कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस तो शुगर के साथ अटैच होते हैं और वो प्रोजेक्ट होते हैं बैकबोन से। जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि न्यूक्लियस को, मतलब कि DNA को जो है फर्स्ट डिस्कवर किया था न्यूक्लियस के अंदर, वो किया था फ्रेडरिक मीशन ने 1869 में। उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन रखा था, पर वो इसको पूरी तरह से क्लैरिटी में इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसका जो काम किया वो किया जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। इन्होंने अपना मॉडल 1953 में दिया, जो कि बेस्ड था एक्स डिफ्रैक्शन डाटा पर। इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने नहीं प्रोड्यूस किया था, बल्कि प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। इस पे बेस्ड उन्होंने अपना एक डबल हेलिक्स मॉडल जो है स्ट्रक्चर जो DNA का था वो दिया। उसमें सबसे अच्छी बात जो थी वो थी बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उनके बीच में बेस पेयरिंग कैसे होती है। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये बेस पेयरिंग का जो प्रोपोर्शन था ये बेस्ड था इरविन चारगैफ के रूल्स पर। तो आइए पढ़ते हैं इरविन चारगैफ के रूल्स को। अकॉर्डिंग टू चारगैफ्स रूल, pyrimidines and purines are always equal in amount। इसका मतलब है कि जो एडेनिन और ग्वानिन का सम होगा वो साइटोसिन और थाइमिन के सम के बराबर होगा। उसका दूसरा जो रूल है वो कहता है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। मतलब कि जो एडिनोसिन है वो थाइमिन के इक्वल होगा और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के इक्वल होगा। अपोजिट प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स जो है इक्वल अमाउंट में होंगे। बेस पेयरिंग एक यूनिक प्रॉपर्टी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो बेस पेयरिंग होती है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब कि अगर एक चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड है तो दूसरी चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड तक होगी। जो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था DNA का, उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूट बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड इट। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो बैकबोन होती है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो होती है फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, और जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो उससे ही प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम द बैकबोन। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से मर्ज नहीं होती है, ये सिमिलरली मतलब एक साथ चलती रहती है इन एन हेलिकल मैनर। सेकेंड पॉइंट इसका जो है वो है कि द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक चेन की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है तो दूसरी चेन की जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन होगी उसकी जो पोलैरिटी होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होगी। थर्ड पॉइंट इज दैट द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है ये आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि आपस में बेस पेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स के साथ पेयर होते हैं, और इसी तरीके से जो प्यूरिन का फर्स्ट पार्ट एडिनिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है थाइमिन के साथ। वहीं जो है ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। अब साइटोसिन ग्वानिन ये दोनों हमेशा 3 बॉन्ड बनाएंगे, और थाइमिन और एडेनिन ये दोनों हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। इसकी वजह से जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है और एक जब हेलिकल स्ट्रक्चर जो बन रहा है तो उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा। जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है कि द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। फोर्थ पॉइंट इज द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। पिच क्या होती है? देखिए यहाँ पे हम एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये जो एक हेलिकल पाथ और दूसरे हेलिकल पाथ के बीच में जो ये डिस्टेंस है तो इसे हम पिच कहते हैं।
The distance between base pairs in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर। तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो है वो 0.34 नैनोमीटर के इक्वल होती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्ट्रैक ओवर द अदर इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। कंसिस्टेंटली बहुत सारे बेस पेयरिंग की होने की वजह से जो है एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर स्टैक कर जाता है, जो कि इंक्रीज करता है हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को। फ्रांसिस और क्रिक का ये मॉडल ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। अब हमने कहा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन काफ़ी लंबी होती है, पर एक न्यूक्लियस का जो स्पेस होता है, एक पूरी वॉल्यूम होती है, वो तो काफ़ी छोटी होती है। तो इसीलिए जो डीएनए है और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसको हमें इनसर्कल करना पड़ता है, इसीलिए वो थोड़े जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उनकी पैकेजिंग की जाती है एक डीएनए हेलिक्स में, ताकि वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर एम्बेड हो सके। अब डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है? प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया, उनका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। तो इसीलिए जो डीएनए है वो पूरे सेल में स्कैटर करता रहता है। डीएनए जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। वही डीएनए कुछ प्रोटीन्स के द्वारा हेल्ड किया जाता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शंस होती है और वो एक फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोइड को, थोड़े कंडेंस हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोइड को। पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। यूकैरियोट्स में बेसिकली जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो होती है कुछ बेसिक प्रोटीन्स, जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। दीज हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड्स रेजिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन, जो कि अमाइनो एसिड रेजिड्यू है, उसकी हेल्प से कंस्टिट्यूट होती है। ये दोनों जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली ये 5 तरीके की प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। उन प्रोटीन्स का नाम है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। बेसिकली जो H2A, H2B, H3 और H4 है, इन 4 प्रोटीन्स का काम होता है एक 3D स्फीयर की फॉर्मेशन करना, क्योंकि ये आपस में ज्वाइन होते हैं और एक 3D स्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो 3D स्फीयर बनता है इसे हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। इसके बाद इस हिस्टोन ऑक्टामर पर डीएनए को इंसर्कल किया जाता है, उसे कंडेंस किया जाता है और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सो डीएनए नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सिंपली हम कह सकते हैं कि ऑक्टामर प्लस डीएनए कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियोसोम। टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो है 200 बेस पेयर कंटेन करता है डीएनए हेलिक्स के। 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ता है लिंकर डीएनए। और जो H1 प्रोटीन है, जो पहली प्रोटीन मैंने आपको बताई थी, वो जो है लिंकर डीएनए पे अटैच रहती है। H1 प्रोटीन डीएनए से न्यूक्लियोसोम को अटैच रखती है। This nucleosome constitute a repeating unit of structure in nucleus called chromatin। तो ये constitute करता है क्रोमैटिन को। क्रोमैटिन पे जो ये न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये इस तरीके से अपीयर होते हैं जिस तरीके से एक स्ट्रिंग पर कुछ बीड्स लगाई जाती हैं। इसे हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। अब जो क्रोमैटिन फॉर्म हुआ, जब इसकी फर्दर कॉइलिंग होगी तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स की जो है फॉर्मेशन करेगा, जो कि फर्दर कॉइल होंगे और कंडेंस होंगे मेटाफेज स्टेज में, जो कि हमने +1 में पढ़ी थी सेल डिवीजन के टाइम पर, और फॉर्म करेंगे क्रोमोसोम्स को। अब हिस्टोन प्रोटीन अकेले ही इतनी ज़्यादा पैकेजिंग नहीं कर सकती है, तो इसके लिए कुछ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स लगते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली कह लेते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इन्हें हम NHC प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब डिफरेंस पढ़ते हैं यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बीच में। अगर हम यूक्रोमैटिन की बात करें तो ये एक ऐसा रीजन है क्रोमैटिन का जो कि लूजली पैक्ड होता है। वहीं जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो डेंसली पैक्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम एक माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को देखें, सेल के न्यूक्लियस को, तो उस केस में जो है यूक्रोमैटिन जो है लाइट स्टेन कंसिस्ट करता है, वहीं जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो डार्क स्टेन कंसिस्ट करता है। अगर हम यूक्रोमैटिन की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है।
वही हेटेरोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि H1 प्रोटीन विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। आपके ऑप्शंस है ए डीएनए रिपीटिंग, बी डीएनए इज डिकम्पोजिंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स, सी डीएनए इज कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन, और डी डीएनए इज इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है कि डीएनए इज कंडेंस्ड टू फॉर्म द क्रोमैटिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इज। आपके ऑप्शंस है ए क्रोमो न्यूक्लियोटाइड जीन जीनोम, बी जीनोम न्यूक्लियोटाइड जीन क्रोमोसोम, सी क्रोमोसोम जीनोम न्यूक्लियोटाइड, एंड डी न्यूक्लियोटाइड जीन क्रोमोसोम जीनोम। सो इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड जीन क्रोमोसोम जीनोम। ये है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि व्हाट आर दो स्ट्रक्चर अपीयर एज बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। आपके ऑप्शंस है ए न्यूक्लियोटाइड, बी यूक्रोमैटिन, सी न्यूक्लियोसोम, डी फॉस्फेट ग्रुप। तो आपका जो आंसर है वो है न्यूक्लियोसोम। हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक क्वेश्चन जो आपको खुद करना पड़ेगा, और इसका आंसर मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो क्वेश्चन है कि हाउ डीएनए इज पैक्ड इन न्यूक्लियस। के ऑप्शंस है ए बाय डिलीशन ऑफ नॉन एसेंशियल जीन्स, बी बाय सुपरकॉइलिंग, सी बाय डिलीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एंड डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।